राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, साधो निशाना अपनी मंजिल की ओर। बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बिल्कुल मेरे लाल, आगाज हो चुका है, जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे कि सर हमारा एग्जाम कब होगा। हमारी तैयारी तो बेहतरीन है। बिल्कुल मेरे भाई, आपका जो सपना है वर्दी पहनने का, वो शुभ घड़ियां मेरे भाई आ चुकी है। जी हां, नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है कि कमर कस लीजिए, मुकाबला टक्कर का होगा। एग्जाम नेवी एमआर वाले बच्चों का 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगा, और जो एसएसआर वाले नौजवान है उनका 9 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य होगा मेरे भाई। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे ही एग्जाम डेट उनको दिखाई दी, अपने आप को डिप्रेशन में भेज रहे हैं। सर एग्जाम डेट आ गई, आप मैराथन क्लासें लेके आइए, आप ये लेके आइए, आप वो लेके आइए। नहीं मेरे भाई, आप निश्चिंत रहिए। आप विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आर्मी स्टडी से जुड़े हैं। यहां सभी काम समय से और समय के साथ चलते हैं। बस आप हमारे साथ एग्जाम तक पूरे जोश के साथ बने रहो, सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी। मैराथन क्लास आपको कब से देना है, कैसे देना है, वो कंप्लीट स्ट्रेटजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी समय है ना। अभी मेरे भाई 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगा, अभी भरपूर समय है। आप अपने आप को स्ट्रेस में ना लो। जैसी आपकी तैयारी चल रही है, बस उस तैयारी को आप कंटिन्यू रखो। आपकी तैयारी बहुत शानदार, जबरदस्त है और बहुत अच्छा स्कोर है, ये आप सभी नौजवान लगा के आओगे। एडमिट कार्ड है, ये आपका एग्जाम से 3-4 दिन पहले आएगा। सेंटर है, ये आपको 5-7 दिन पहले पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहां पर होने वाला है। क्लियर है मेरे भाई? एकदम सर क्लियर है। चलिए देखिए, हमने आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर आप सभी के लिए जो नेवी एमआर का जो बैच निकाला है, एसएसआर की हमने तैयारी नहीं करवाई है, एमआर की हमने बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई है। सब चीजें समय से आपकी चल रही है, प्रॉपर क्लासे वगैरह सब। आप सभी ने देखिए जो समुद्र बैच लिया है आर्मी स्टडी के एप्लीकेशन के अंदर, इस बैच के अंदर लाडले आपसे आर्मी स्टडी ने वादा किया था कि 10 आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट मिलेंगे। तो वो टेस्ट देने का समय है, वो अब आ गया है। कल से आपके लिए डेली टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आपके माई कोर्स में 2 टेस्ट भी अपलोड है। इसका जो देखिए आपका एग्जाम है, ये नेवी वालों ने आगाह कर दिया है 12 जुलाई से 15 जुलाई तक आपका ये एग्जाम मेरे भाई होने वाला है। पिछले बार ये 8 जुलाई को हुआ था, अब की बार 4 दिन बाद 12 जुलाई से हो रहा है। और इसका लाडले आपका अगस्त के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं चलती है ना। इसलिए मस्त रहो आप सभी नौजवान। चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तैयार हो आप पूरे जोश के साथ? बिल्कुल तैयार है। और ध्यान रखना, आर्मी स्टडी ने देखिए आपकी एक मैथ प्रैक्टिस क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट करवा रखी है। आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, है ना। आप क्या है, बच्चे हो, घबरा जाते हो कि सर अब होगा कि नहीं होगा। सब होगा, विश्वास रखिए ईमानदारी से। आप सभी बस मेहनत है वो मेरे भाई कीजिए। और ये ऑफिशियल है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि सर ये फेक है, वो है, नहीं, ये ऑफिशियल है। आप नेवी की साइड पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको अपडेट भी कर दिया था, जैसे ही नेवी की ओर से ये अपडेट किया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हो पूरे जोश के साथ। किसी भी प्रकार की गुदगुदी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि सर एग्जाम आ गया। हमने तो मेरे भाई आपको पहले से ही ये चीजें लिखा रखा है कि टारगेट है ये जुलाई एग्जाम है। पिछले बार 8 को हुआ, 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा बस, है ना। तो जुलाई टारगेट लेके हम पहले से आपको तैयारी करवा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। चलिए पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज के टेस्ट में जीके के हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो नेवी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं
और इसी प्रकार का आपका पेपर है वो आने वाला है। भले ही आपको ये पेपर हल्का लग रहा होगा, वादा है हमारा आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे। इन 25 में से 20 क्वेश्चन है ये आपको आर्मी स्टडी का आपने बैच लिया है, आर्मी स्टडी के कंप्लीट आपने टेस्ट लगाए हैं, 20 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर सेम डीटो, अगर आपने सारी क्लासें सारे टेस्ट वगैरह सब ईमानदारी से लगाए हैं तो। क्लियर है जी, एकदम क्लियर है। उसके अलावा देखिए मैथ वगैरह उनमें नंबर कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। साइंस वगैरह में 13 में से 9-10 का स्कोर आपका हो जाएगा, और पहले पेपर में इतना स्कोर करने की कहां जरूरत है। उसमें तो आप अगर 20-25 क्वेश्चन लगा दोगे तो भी आपको बुला लेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप सभी प्यारे लाडलों को बताना है। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है जी 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका जो पहला अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था, और ये नेवी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब सेशन को दबा के शेयर करो यार, अब तो आग लग जानी चाहिए, अब आग है वो लग जानी चाहिए, क्योंकि पेपर आपका लाडले 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, 10-12 दिन बाद। चलिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो वो आपके A.O. हुयम है मेरे भाई। बदरुद्दीन तैयबजी है, ये कौन है, ये इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्यान रखना पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जॉर्ज यूल है, ये आपके लाडले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक देखिए आपके एग्जाम के अंदर आएगा और सिलेबस में भी दे रखा है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, ये नेवी के एग्जाम के अंदर मेरे भाई आया हुआ प्रश्न है। और आपके जीके वाले सेक्शन में 2 से 3 प्रश्न है वो साइंस के आएंगे, रोग से रिलेटेड, खोज से रिलेटेड और पोषण से रिलेटेड। अभी साइंस के अंदर डीएस गुरु आपको पोषण से रिलेटेड ही पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ना, वहां से प्रश्न आएंगे मेरे भाई। देखिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत जो हीटर होता है ना, जिसपे आपके घर के अंदर देखना सर्दियों में आपकी माताजी पानी या चाय वगैरह बनाते हैं, उसकी लाडली ध्यान रखना जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का जो तंतु है ये टंगस्टन का होता है। सोना है ये सर्वाधिक आघात वर्धनीयता वाली धातु है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, IFC का पूरा नाम आपको बताना है, और फुल फॉर्म वाला चैप्टर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको मिल ही जाएगा जिसमें आपको लाडले फुल फॉर्म पूछी जाएगी, वो अब कैसी भी आ सकती है। इसलिए आपके पास आर्मी स्टडी की जीके वाली बुक भी होगी, उसमें लगभग 100 के आसपास फुल फॉर्म दे रखी है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करके जाना। चलिए, IFC का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए राइट होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे भाई UNO का पूरा नाम है, ध्यान रखना जी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये है WTO का पूरा नाम। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये ADP का पूरा नाम है। ये आप सभी पहलवानों को ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी का नाम आप सभी शहरों को बताना है, ढाका, पेरिस, कोपेनहेगन, ओटावा। कनाडा की राजधानी बताइए। राजधानी का प्रश्न, मुद्रा का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम के अंदर। पेपर आप दोनों लैंग्वेज में मेरे भाई ऑनलाइन होगा, सुल्तान भाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। बांग्लादेश की राजधानी है मेरे भाई ढाका, ध्यान रखना। और फ्रांस की पेरिस है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, वीरता, सिनेमा, खेल, प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, आप सभी लाडलों को ध्यान रखना है। शुरुआत हुई इसकी 1985 के अंदर। सबसे पहले ये भालाचंद भास्कर भागवत को दिया गया,
और ये आपके खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और साहित्य ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लाडले परमवीर चक्र का नाम आपने सुना होगा। परमवीर चक्र जो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया, यह वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार जो ए.आर. रहमान का भी नाम आपने सुना होगा, यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी बताइए। गंगटोंग, लखनऊ, शिमला, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आप सभी शहरों को बताना है। चंदन भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। योगेंद्र, आदित्य भाई बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए मिजोरम की राजधानी है आपकी आइजोल, सिक्किम की गंगटोंग, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की शिमला। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जिनको पद्म विभूषण 2024 में मिला? हाँ जी, किससे संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम, ये आप सभी को बताना है। हाँ जी, सुनील भाई, शुभम बहुत बढ़िया, नीलू यादव, राहुल जाखड़। अभी 9 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो आर्मी वाले योद्धा है उनका भी एक बेहतरीन शानदार सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आगे की प्लानिंग हम शेयर करेंगे। आप में से भी अगर है कोई नौजवान तो जरूर जुड़ना आज रात 9 बजे। हाँ जी, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है भरतनाट्यम से, और ये भरतनाट्यम कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथकली लाडले केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। कथक है ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। हर एक राज्य का नृत्य, त्योहार, उत्सव, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल याद करना, यहां से 2-4 प्रश्नों का जुगाड़ हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे दूर व सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अब तक देखिए लगभग YouTube पर आपको मेरे भाई 43 के आसपास आपको हमने पेपर करवा दिए हैं। ये पेपर हम आपको 50 करवाने वाले हैं, और ये 50 आपका ये वाला संडे आके जो नेक्स्ट संडे आएगा उससे पहले ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो YouTube पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं मेरे भाई। 50 का मतलब 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में हम व्याख्या भी करते हैं। अगर ये भी आपने अच्छे से लगाए हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर आप लगा के आओगे। सूर्य से सबसे दूर व सबसे ठंडा ग्रह है आपका वरुण, ऑप्शन ए राइट होगा, ध्यान रखना है। अरुण को हरित ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है जी। बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है सौरमंडल का चैप्टर, आपको ध्यान रखना है। चलिए, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय पुनर्जागरण व पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, आने दीजिए दबा के, क्या होगा सही आंसर? सर एडमिट कार्ड कब आएगा? आपके एग्जाम से 3-4-5 दिन पहले तक आ जाएगा, है ना, आप निश्चिंत रहिए। एडमिट कार्ड ज्यादा जल्दी नहीं आते हैं। हाँ जी, पुनर्जागरण व पत्रकारिता का जनक है राजा राममोहन राय। ये राजा राममोहन राय, ध्यान रखना, वही है जिसने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज की स्थापना की, याद रखना। आत्मारंग पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सर भारत का राष्ट्रपति करता है। हाँ जी, कौन है अभी वर्तमान में इस पद पर? आप कहोगे सर आर वेंकटरमणि है। तुषार मेहता ये अभी वर्तमान सोलिसिटर जनरल है। शक्तिकांत दास ये वर्तमान अभी आरबीआई गवर्नर है। एस सोमनाथ ये वर्तमान इसरो के अध्यक्ष है। वर्तमान में कौन क्या है, यहां से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, सिंधु, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। यमुना, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है
और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है 1857 का मशहूर विद्रोह, सुप्रसिद्ध मंगल पांडे, ये आपको बताना है कौन सी रेजिमेंट के हिस्सा थे। जबरदस्त क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति ध्यान रखना, 10 मई 1857 की क्रांति, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और आज आपको एप्लीकेशन में हिस्ट्री के अंदर 1857 की क्रांति ही पढ़ाया है। जिन्होंने समुद्र बेच ले रखा है, पढ़ाया है ना मेरे भाई, तो गलत नहीं होना चाहिए। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता का मतलब है पढ़ने लिखने की क्षमता में कम। बेहतरीन प्रश्न है, ये 2011 का डाटा है, अभी का नहीं है। ओके, चलिए तो बिहार इज राइट आंसर होगा। सर्वाधिक साक्षरता है ये केरल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना इंपोर्टेंट है मेरे भाई। हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला राज्य है। हाँ जी, नेक्स्ट है किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाँ जी अनिष्का भाई बहुत बढ़िया, निकू, हाँ जी आकाश भाई, हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले कालीबंगा से मिले हैं। अमलानंद घोष ने खोज की, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। मोहनजोदड़ो ध्यान रखना 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की और हड़प्पा इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? किसने की मेरे भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर सभी लाडले बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर। जबरदस्त तरीके से बताइए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी जिसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी जानते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। जॉर्ज यूल और योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? केगा, तारापुर, नरोरा, कोटा। हाँ जी, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र आपको बताना है। सर ये कब स्थापित किया गया? मेरे भाई 18 मई 1974 में। ध्यान रखना पहला परमाणु संयंत्र ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है, नरोरा यूपी में है, कोटा राजस्थान में है। नेक्स्ट है हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जॉन शिवनी, मिखाइल मिस्टूटिन, लॉरेंस वोंग, शेख हसीना। सिंगापुर के चौथे प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए मेरे लाल क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ जी कौन बने हैं? आप कहोगे जॉन शिवनी स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। ये मेरे भाई स्कॉटलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो मिखाइल मिस्टूटिन आपको दिखाई दे रहे हैं ये रूस के प्राइम मिनिस्टर है मेरे भाई। कहां के हैं? ये रसिया के हैं। बचा आपका कौन सा? लॉरेंग वोंग, ये सिंगापुर के बने हैं चौथे। शेख हसीना है ये मेरे भाई बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है अभी वर्तमान में, ध्यान रखना जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड है, ये किसने जीता है? किसने जीता है मेरे भाई? जबरदस्त क्वेश्चन है। भाला फेंक से ही आपको पता चल रहा है कि सर भाला तो नीरज चोपड़ा जैसा कोई फेंक ही नहीं सकता। बिल्कुल फेंक सकता है मेरे भाई, प्रयास करो, आप भी फेंक सकते हो। इन्होंने भी खूब मेहनत की तभी आज मेरे भाई गोल्ड पे गोल्ड जीत रहे हैं। भाला फेंक इज राइट आंसर नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, इस प्रकार भी प्रश्न आता है। भाला फेंक आपको ध्यान रखना है।
बाकी देवेंद्र झाझड़िया को भी आप सभी प्यारे नौजवान जानते होंगे, ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना आप सभी नौजवान। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है आपके देवेंद्र झाझड़िया। शरत कमल है, ये लाडले टेबल टेनिस से संबंधित है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 में इनको मिला था, है ना। टेबल टेनिस के ये बेहतरीन खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध है, ये किसके मध्य हुआ? ये कन्नौज का युद्ध है जिसे लाडले इतिहास में हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बिलग्राम के युद्ध के नाम से। बताइए यह युद्ध है ये किसके मध्य हुआ? जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी, हर हर महादेव मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नींद आ रही है अभी से नहीं मेरे भाई, कहते हैं ना कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे लाल कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं को ध्यान रखना, मैदाने जंग छोड़ के भागना पड़ा। हुमायूं की इसमें हार हुई और शेरशाह सूरी ने झंडे गाड़ दिए मेरे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसी युद्ध के बाद सूर्यवंश का होता है आगाज। चलिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? नेवी के अंदर यह पूछा गया प्रश्न है। वचन नारे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर एक व्यक्ति का नारा आप सभी को याद होना चाहिए। बताइए यह नारा किसका है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का, ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय का नारा है साइमन कमीशन वापस जाओ। क्लियर है? महात्मा गांधी करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम, ये नारे गांधी जी के हैं। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, ये नारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। चिली की मुद्रा बताइए मेरे भाई, रियाल, टका, दिनार, पिसो। हाँ जी, चिली की मुद्रा क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए चिली की मुद्रा क्या है? सुमित भाई, संदीप, हाँ जी, आंसर बताइए। चिली की मुद्रा सर पिसो है, सऊदी अरब की रियाल, बांग्लादेश की टका, इराक की दिनार। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम बताइए क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई, आरपीएफ में देखिए टेक्निकल वाली जो साइंस है ना वो काम में आएगी, आप निश्चिंत रहिए। पहले के पेपर हमने देखे हैं, टेक्निकल वाली है ना जो फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका लेवल बिल्कुल आरपीएफ जैसा है। और एसएससी जीडी में आर्मी वाली जीडी जैसी साइंस आती है। भारत पाक के बीच की सीमा रेखा है आपकी रेड क्लिप रेखा है। मैकमोहन भारत चीन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड है, 38वीं समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है गर्राड़ी कहां का लोक नृत्य है? ये गर्राड़ी ध्यान रखना, एग्जाम में इसने तहलका मचा रखा था भाई साहब, हम उठा के लाए हैं इसको यहां। बताइए गर्राड़ी कहां का है लोक नृत्य? तो ये पुद्दुचेरी का है, लाडले जम्मू कश्मीर का है आपका रवोफ हिकात, ये जम्मू कश्मीर के है, ध्यान रखना। गुजरात का ध्यान रखना जी, गरबा है आपका, डांडिया है। पंजाब का ध्यान रखना जी, गीदा है, भांगड़ा है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत के पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी, विवेकराम चौधरी, एम करियप्पा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाँ जी, जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए क्या आंसर लगाओगे? भारत के पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया सर, सुब्रतो मुखर्जी थे। विवेकराम चौधरी है, ये वर्तमान आपके वायुसेना अध्यक्ष है। एम करियप्पा को आप जानते होंगे, ये भारतीय सेना के पहले सेना अध्यक्ष है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी नए आपके नौसेना के अध्यक्ष बने हैं।
चलिए नेक्स्ट है पार्लियामेंटो सुधार का भारत परिषद अधिनियम है, ये कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए मेरे लाल कब ये पारित किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी, पार्लियामेंटो सुधार का भारत परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 1909, ऑप्शन ए। 1920 असहयोग आंदोलन ध्यान रखना, 1916 होम रूल लीग आपको याद रखना है, 1922 चोरा चोरी कांड आपको याद रखना है। चलिए बताइए इन 25 में से आपके कितने प्रश्न है वो राइट बैठे हैं, फटाफट आपको बताना है, बताइए। और अभी 9 बजे ध्यान रखना, आपको आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ना है। आर्मी वाले बच्चों के लिए हम आगे की प्लानिंग है वो बताएंगे। सर नेवी स्पेशल क्लास चलाओ, ये मेरे भाई नेवी स्पेशल ही तो चल रही है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। स्कोर बताइए फटाफट। आगे आपका साइंस का टेस्ट होगा, उसके बाद मैथ का टेस्ट होगा, पूरा आपको ईमानदारी से लगाना है। चलिए, और आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। नेवी एमआर वाले बच्चों का एग्जाम 12 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 3-4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, 5 दिन लगभग पहले है वो आप सभी को लाडले आपका जो सेंटर कहां है, ये डेट है वो आप सभी को मिल जाएगी। बस आप सभी है वो अच्छे से तैयारी करो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सर आपने बोला था नेवी एमआर का आर्मी का यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं ना मेरे भाई, यूट्यूब पर ही तो है, ये कहां चल रही है, आप ऐप में थोड़ी देख रहे हो। चलिए आइए डियर सर, जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस राठौड़ एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ चुका हूं आज के इस शानदार यूट्यूब के मॉडल पेपर के साथ। बिल्कुल अब तक आपने जितने सवालों को ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दिया है, आगे आपको पूरे 50 सवालों तक ऐसा ही करना है, क्योंकि दोस्तों हर एक सवाल हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, हर एक सवाल हमारे स्कोर को और इंक्रीज करेगा। इसलिए हर सवाल को आप अच्छे से पढ़िए, उसका ऑप्शन पढ़िए। कई बार देखने में एक जैसे 2 ऑप्शन लगते होंगे कि यार ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कंफ्यूजिंग वाले मामले को होल्ड करना है, क्योंकि आप लास्ट में देखो अपना सेफ स्कोर क्या रहता है, और उसके बाद ही आप उसके ऊपर अपना दाव पेच खेल सकते। लेकिन जब आपको ये लगे कि मैं एकदम सेफ स्कोर में चल रहा हूं, तो फिर आपको उन सवालों के ऊपर तुक्के नहीं लगाने हैं जो अपन को माइनस की तरफ भी ले जा सकते। इसलिए उम्मीद है, आशा है सभी दोस्त जो उत्तर दे रहे हैं एकदम ईमानदारी के साथ दे रहे हैं और ईमानदारी से ही पेपर लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सफलता के अंदर जो संघर्ष की कहानी होती है, कहीं ना कहीं उसमें सत्यता भी होती है। कहते हैं सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों पराजित कभी नहीं होगा। सत्यता के साथ चलोगे, निष्ठा कर्म निष्ठा के साथ आगे बढ़ोगे और मेहनत से आप बिल्कुल अपने मुकाम तक जाओगे, तो वो सफलता, वो लक्ष्य आपको जरूर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से ज्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, या सभी। कई बार मैंने यह भी देखा है, उपरोक्त सभी का ऑप्शन देखा और टूट पड़े उसके ऊपर, वो काम भी नहीं करना है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से। अब दोस्तों देखो, जैसे 2 बिंदु लिए मैंने, एक बिंदु लिया मैंने ए और एक बिंदु लिया मैंने बी। ए से अगर बी तक जाना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं। मेरे पास 3 रास्ते हैं ए से बी तक पहुंचने के। अब आपसे कहेगा कि इन तीनों रास्तों में दूरी कौन सी है और विस्थापन कौन सा है। तो दूरी होती है तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है।
दूरी तो भाई 1 नंबर भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन दोस्तों विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसको हम कई बार शॉर्टकट रास्ता बोलते हैं। शॉर्टकट रास्ता कौन सा है भाई साहब? 2 नंबर ही है। अब आपको बताना है कि दूरी कभी भी विस्थापन से क्या नहीं हो सकती? कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। याद रखना, बराबर तो हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। जब आपको मीनिंग पता होगा दूरी का और विस्थापन का, तो ही आप उत्तर दे पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बताना है आपको। भाई तराजू होता है जिससे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, माप भार को तोलते हैं। एक तराजू पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो अपनी सांस अंदर लेता है, ऐसे गहरी सांस अंदर लेता है इसे, और रोक के रखा है। तब बताओ तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। आने तो देखिए फटाफट से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो गहरी सांस अंदर लेगा, ऐसे में दोस्तों रीडिंग है वो घटेगी। रीडिंग क्या होगी? घटेगी, क्योंकि उसने अब रोक लिया है। जो वायुमंडलीय दाब का प्रभाव पड़ रहा था, अब उसने वायु का आदान प्रदान नहीं करा, वायु को अंदर ही रोक लिया उसने, रीडिंग घटेगी ऐसे में। चलिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? का मतलब होता है धीमी पड़ जाती है। तो पेंडुलम घड़ी होती है वो गर्मियों में धीमी हो जाती है। धीमी क्यों हो जाती है बताना है। दीजिए उत्तर क्या होगा। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं इसलिए, कुंडली में घर्षण होता है इसलिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है इसलिए। बताइए गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त क्यों पड़ जाती है? इसका आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, गर्मियों में क्या होगा? उष्मीय प्रसार होगा, और उष्मीय प्रसार से लोलक जो पेंडुलम है उसकी लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो कोणीय वेग घटता है। ठीक है ना? तो हम यही कहेंगे कि उष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन जिन्होंने किया है एकदम करेक्ट किया। चलिए आगे। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। मेरे हिसाब से यह सवाल कल भी आया था, कल भी आया था। कोई बात नहीं, अब दे दो उत्तर। 10 की घात -6 सेमी, 10 की घात -4 सेमी, 1 मिमी, 1 मीटर। ये कल भी बताया था मैंने। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, बताइए किस? ये कल भी आया था दोस्तों। 1 माइक्रोन के अंदर कितनी होती है? तो दोस्तों ये तो कल भी किया था, तो याद रहना चाहिए 10 की घात -4 सेंटीमीटर होता है। माइक्रोन लंबाई की एक यूनिट, लेकिन लंबाई का आपको पूछे ऐसा ही मात्रक कौन सा है? लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। मूल मात्रक में आता है मीटर, यह भी ध्यान रखना है। चलिए, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से नहीं है। भाई 4 जो आपको ऑप्शन दिए हैं, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल, कौन सा है जो उष्मा की यूनिट नहीं है? मतलब उष्मा का वो मात्रक नहीं है, इन चारों में से वो कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, कैलोरी है, अर्ग भी है, जूल भी है। सेंटीग्रेड जो है ना दोस्तों, ये ताप का होता है सेंटीग्रेड, तो ये नहीं है, ये उष्मा की नहीं है, ये ताप की ऐसा यूनिट है। उष्मा की इकाई तो नहीं है, उष्मा की ऐसा ही जूल होती है। लेकिन कैलोरी, अर्ग भी तो होता है, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग भी होता है। सेंटीग्रेड ताप की है, उष्मा की नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं। 1 जूल किसके बराबर होता है? ये अच्छा सवाल है दोस्तों, और ऐसा सवाल पिछली बार एमआर के अंदर पूछा भी गया था। 1 जूल में क्या होता है? अब जूल किसका मात्रक है आपको पहले ये पता लगाना है। कार्य का होता है, जूल ऊर्जा का होता है, जूल ऊष्मा का होता है। अब कार्य का आप सूत्र पढ़ते हो W बराबर F.D। अब देखो F का निकलेगा न्यूटन, D का निकलेगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो देख लो न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं, तो इसके बराबर होगा न्यूटन इंटू मीटर, फर्स्ट ऑप्शन के बराबर होगा। तो आपको अगर सूत्र याद है ना तो ही आप उत्तर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए सूत्र याद रखना बेहद जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी का मतलब है धरातल पर, जमीन पर, धरातल पर, या भूगर्भ भी कह सकते हो, जमीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दूसरा बताना है, पहला नहीं बताना है। ऑप्शन में आपको पहला भी देगा, दूसरा भी देगा, कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन आपको 100% डालेगा वो। तो देखिए एल्यूमिनियम दोस्तों भूपर्पट्टी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु है, लेकिन दोस्तों आपको वो धातु नहीं पूछ रहा, आपको वो तत्व पूछ रहा है। सिलिकॉन दोस्तों ये सेकंड सर्वाधिक तत्व है। इस सवाल का सही जवाब दोस्तों सिलिकॉन होगा। आयरन दोस्तों सेकंड सर्वाधिक धातु है। अगर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु तो आयरन। ऑक्सीजन दोस्तों सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन। अगर वो पहला पूछता तो ऑक्सीजन, सेकंड पूछ रहा है तो सिलिकॉन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माइका क्या है? माइका दोस्तों, माइका का मैं आपको दूसरा नाम बताता हूं, इसको अभ्रक बोलते हैं। और मैं आपको एक हिंट देता हूं, विद्युत प्रेस होती है ना जो कपड़ों पर हम करते हैं, विद्युत प्रेस या इस्त्री, इसमें अंदर एक प्लेट लगी रहती है, अंदर एक प्लेट लगी रहती है, वो अभ्रक माइका की है। अब आपको बताना है वो क्या है। उष्मा की चालक, विद्युत की कुचालक, उष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक, दोनों की चालक, उष्मा की कुचालक, विद्युत की चालक। विद्युत प्रेस में बाहर तो देखो आजकल तो हल्की एल्यूमिनियम की है, लोहे की ये प्लेटें लगती है, तो लोहा एल्यूमिनियम तो धातु है, विद्युत का चालन करती है। लेकिन हमें ये बताना है कि अभ्रक को अंदर लगाते हैं लेकिन नीचे की प्लेट के कभी करंट नहीं आता, लेकिन गर्म जरूर कर देती है। इसका मतलब माइका या अभ्रक उष्मा की चालक और विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। ये आपको जरूर ध्यान रखना, अच्छा सवाल बनता है विद्युत वाले टॉपिक से। अगला सवाल देखो, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? बताइए कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन भी है, स्वाद भी है और गंध रहित गैसें भी? भूक्षारीय धातु, हैलोजन, समूह, क्षारीय धातु समूह। देखो तीनों होना चाहिए, रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें होनी चाहिए। दोस्तों वो तो एक ही समूह है, वर्ग अक्रिय गैसें आती है जो क्रिया भी नहीं करती, इनको हम नोबल गैसें भी कहते हैं, नोबेल गैसें, ये भी ध्यान रखना है। शून्य वर्ग गैसें भी कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी संयोजकता 0, न तो ये इलेक्ट्रॉन देती है न लेती है। 18वें वर्ग में आती है आवर्त सारणी में। आगे बढ़ते हैं। अगला, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ की प्रकृति, यह आपकी टॉपिक दे रखा है। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा है तथ्य जो सही नहीं है? अब आपको ये एक एक तथ्य पढ़ना है दोस्तों, बिना पढ़े देखो तथ्य से उत्तर नहीं आएगा। इसमें हो सकता है हमें चारों ही पढ़ना पड़े। हमें सही कथन नहीं है वो बताना है, मतलब आपको गलत कथन का चयन करना है। चलो पहला ऑप्शन,
पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। याद करो, ठोस द्रव गैस, मैंने कहा उनके बीच अंतराणविक बल पाया जाता है जिससे वो जुड़े रहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो दोस्तों गलत तो यही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब फर्स्ट ही गलत हो गया तो आगे चेक कर लो। द्रव वायु और सतत स्थानांतरित होते तो सही है। पदार्थ कणों से बना है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही। चलिए अगला, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सोडियम। ये दोस्तों अच्छा सवाल है। स्टील को कठोर बनाना है तो उसमें कार्बन मिलाते हैं, और जंग रहित बनाना है तो क्रोमियम मिलाते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है अगर आपको लोहे को कठोर बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसमें आप क्या मिलाओगे? अब दोस्तों मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे बंदे आइडिया लगाते हैं कि सर जस्ता कर दे। अरे जस्ता या जिंक का तो उपयोग जंग से बचाने हेतु करते हैं, जंग से बचाने में करते हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। सही होगा कार्बन। लोहे में कार्बन मिलाने से लोहा कठोर और मजबूत बनता है। हाँ, लोहे को जंग से बचाना है तो फिर उसके ऊपर आप जस्ते की परत चढ़ा सकते, गैल्वेनीकरण जिसको हम कहते हैं। अगला सवाल, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में कौन सी, यहां धातु नहीं है, कौन सा तत्व है, ऐसे लिखो, कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, सिलिकॉन, और कॉपर यानी कि तांबा। सौर पैनल में बताइए कौन सा इस्तेमाल होता है तत्व? सौर पैनल, भाई आजकल जमाना चल रहा है सौर पैनल का, सौर लाइट, जिसे बिजली बिल से हमें मुक्त मिले, बिजली का बिल 0 आता है। सौर पैनल घरों पे लगवा रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में आपने सुना होगा, सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। और इसकी भी लिमिट होती है, अलग अलग किलोवाट तक लगाते हैं। तो कुछ किलोवाट तक फ्री भी है, कुछ किलोवाट के बाद चार्ज भी लगता है। सब्सिडी का भी इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अब बताओ 12 में से आपका सेफ स्कोर क्या रहा है? उम्मीद है सबका स्कोर लगभग 9-10 तो हुआ ही है। लेकिन दोस्तों टेस्ट आपको पूरा अंत तक लगाना है। जब तक पूरा टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आप अपने आप को नहीं परख पाओगे। इसलिए सभी से उम्मीद आशा यही रहेगी कि पूरा टेस्ट लगाएंगे। चलिए मैथ का सेशन भी आगे हैं, गुरुजी आ चुके हैं, लगाइए पूरा ईमानदारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। अब एग्जाम डेट आ गई और आपने तहलका मचा दिया होगा, ठीक है। तो लाडले जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा होगा और जी जान से मेहनत करके पढ़ा होगा। तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज के बिना देरी से, क्योंकि अब टाइम खराब करने में कोई फायदा नहीं है। जितना जल्दी सिलेबस हो के उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो अब आप बोलोगे कि सर सबसे पहले अपन चर्चा करें क्या कि सर यहाँ पे अपन देखें, क्या देखें सर, क्या देखें सर? अच्छा जी देखिए, बोला क्या है कि सर सबसे पहले बोर्ड मास का प्रश्न आया। तो बोर्ड मास का प्रश्न आया ना, तो पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक को सोल्व करेंगे, माइनस कर दो। बोलोगे यस सर, यहां से अपन माइनस करेंगे ना, बोलोगे सर 88 में से 24 जाएंगे ना, तो बोलोगे सर कितना बच जाएगा सर? बोलोगे कि सर 64 बच जाएगा। कितना बच जाएगा सर? 64 बच जाएगा, 64। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। अब यहां से बात करने की कोशिश करें तो बोलोगे सर अब भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे सर? भाग करेंगे। देखो ये 96 है, फिर इंटू क्या है सर? इंटू 2 है, नीचे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, और प्लस कितना है? 43 इंटू कितना है सर? 3 है, 3।
तो आप इसको सोल्व कर लीजिए सर। तो सर 32 दूना 32, ये 32 आ जाएगा। बोलोगे सर 32 96, 32 96, 3 आ जाएगा। तो यह आएगा 3 प्लस, यह आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक कितना आ गया सर 12, गुणा करवा दिया, जोड़ दो, आंसर कितना आ गया 132 आ गया। 132 कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है ना, ये आपका परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, आ जाइए। आप बोलोगे सर एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है 15 और त्रिज्या है 14, तो शंकु का आयतन बताना है। तो 11 का भाग देके चेक करो, 11 के भाग से चेक करो। पहला काम ये 11 के भाग से चेक करो। और यदि अपन 11 के भाग से चेक करेंगे ना, ठीक है, 11 के भाग से पहला काम यही करना है, 99% लग जाएगा आपके, 99% लग जाएगा। बेलन, शंकु, गोला और वर्त, इनमें 11 का रूल लग जाएगा, 99% है। क्लियर है? बोलोगे यस है। 11 का नियम लगाओगे तो 11 का भाग इसमें जा रहा है, सर इसमें 11 का भाग नहीं जाता, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, इसमें बोलोगे सर इसमें जा रहा है, या नहीं लगा सर। दो दो ऑप्शन हो गए सर। अब कितने कितने ऑप्शन हो गए सर? दो दो ऑप्शन हो गए। अब क्या करें लाडले, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। बोलोगे यस सर। तो यहां से बात करें तो सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 है। सर त्रिज्या कितनी है? 14, 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ऊंचाई कितनी है सर? ऊंचाई आपकी कितनी है सर? ऊंचाई 15 है। काट दो, काटेंगे ना लाडले तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 3 पंजे कितना आ गया सर? 15 आ गया, 15। ये कितना आ गया सर? 22 दूना 44 और वो गया 14 पंजे 70। तो बोलोगे सर देख लो जीरो ऐसे कैसे? 7 चौक 28, तो लास्ट में 8 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है सर? फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका परफेक्ट आंसर सही है। बोलोगे सर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले 11 से चेक करना है, जब 11 से हो जाए ना तो फिर माथा पच्ची क्यों करनी लाडले? जब 11 से हो ही गया तो लाडले फिर माथा पच्ची क्यों करनी है? आ जाइए। यदि 15 आदमी एक घर 18 दिन में बना सकते तो 12 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? ये हमारा MDHW का प्रश्न है। बोला कि सर 15 आदमी है ना, 15 आदमी, बोलोगे यस सर। ये 15 आदमी है ना, एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं। 15 आदमी है ना, एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं। तो बताओ 12 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? 12 आदमी कितने दिन में बनाएंगे ये आपको बताना है। आप बोलोगे कि सर 15 आदमी 18 दिन में बनाते हैं तो 12 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? MDHW का प्रश्न है। तो बोलोगे सर 6 तिया 18 और 6 दूनी कितना हो गया सर? 12 हो गया, 12। अभी हो गया सर 45 और इधर हो गया सर 2D, गुणा में ना भाग कर दो, गुणा में ना भाग कर दो। तो 45 में आप 2 का भाग करो, आंसर कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा, 22.5। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आया है HCF LCM का प्रश्न। ये देखो HCF LCM का ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर LCM इंटू HCF, इसका 100% प्रश्न आएगा लाडले, ये बात ध्यान रखनी। तो बोलोगे कि सर इसका कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या है सर? बराबर है LCM इंटू क्या हो गया सर? HCF हो गया। ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर हमें फर्स्ट दे रखी है 70, फर्स्ट हमें 70 दे रखी है, सेकंड हमें निकालनी है। LCM कितना है सर? 490 है। और HCF कितना है सर? HCF आपका 14 है। HCF कितना है? 14 है। तो 0 से 0 कट गया सर, 7 से काटेंगे 7 7 49। तो बोलोगे सर सेकंड कितना आ जाएगा? 14 7 98। कौन सा आ जाएगा सर? 14 7 98 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है। ये प्रश्न डेली आ रहा है, तो लाडले इस प्रश्न का विशेषकर ध्यान रखना। आ जाइए सर, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है ना 20:25 है। कितना है? 20:25 है। तो बोलोगे कि सर कितना है सर? 20 अनुपात कितना है सर? 20:25 है। बोलोगे यस सर। 20 अनुपात कितना है सर? 20:25 है। तो बोलोगे सर लाभ कितने का हुआ? 5 का लाभ हुआ सर। ये लाभ हुआ किस पे? 20 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। अब आप बोलोगे कि सर 20 कितना हो गया? 100। तो बोलोगे कि सर 25% आ जाएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, ये आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी। क्लियर है? बोलोगे यस सर।
एक घन की भुजा की लंबाई 13 है। कितना प्यारा प्रश्न है ये सर। ये पूछा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पार्श्व किसको बोलते हैं सर? ये बोलते हैं वक्र पृष्ठ को। किसको बोलते हैं सर? वक्र पृष्ठ। लाडले ध्यान रखना, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? घन का वक्र पृष्ठ होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना लाडले, वो होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बोलोगे सर 4 इंटू भुजा कितनी है सर? भुजा 13 है, तो लिख दो 13 का स्क्वायर। ये आ गया 4 इंटू 169। तो बोलोगे कि सर कितना आ गया? गुणा करवा दो, 9 चौक 36, तो आ गया 3, 6 चौके 24 और 3 कितना हो गया सर? 27 और 676 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन है ना, ये आपका परफेक्टली आंसर सही है, 676। 9 चौक 36, 6 आ गया, 6 चौके 24 और 3 27 हो गया, 4 2 कितना हो गया सर? 6 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आ जाइए। बड़ा प्यारा प्रश्न है। बोलोगे यस सर। देखिए, एक कक्षा में 38% लड़के हैं, लड़कियां 31 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर कुल अपन 100 मान लेते हैं। कुल कितना मान लेते हैं सर? कुल हमारा 100 है। इसमें बॉयज कितने हैं सर? बॉयज है ना, वो आपके 38 है। 38, तो 38% है। 38 क्या है? प्रतिशत है। तो गर्ल्स कितनी बच गई सर? बोलोगे सर गर्ल्स 31 है। गर्ल्स कितनी है सर? 31 है। सॉरी, गर्ल्स कितनी बच गई सर? 62। आप बताओ, टोटल मैंने 100 माना है, 100 में से 38 बॉयज हैं, तो बाकी क्या है सर? गर्ल्स हैं। अब यहां से बात करें तो बोलोगे कि सर 38 बॉयज हैं, तो 62 क्या है सर? गर्ल्स हैं। यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी? 31, तो लड़कियों को लड़कियों के बराबर रखेंगे। लड़कियों को लड़कियों के बराबर रखेंगे, ध्यान रखना। एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो, 31 में किसका भाग दे दो? 62 का भाग दे दो। बोलोगे यस सर, हमें लड़कों की संख्या चाहिए, तो लड़कों की संख्या चाहने के लिए लड़कों से गुणा करवा दो। लड़कों की संख्या निकालने के लिए लड़कों से गुणा करवा दो। 31 दूना 62, 2 का भाग देते कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ऐसे प्रश्न मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं भाई साहब, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रश्न है, कोई खास नहीं है। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। तो लाडले, जब भी ऐसा प्रश्न दिख जाए आपको, जब भी ऐसा प्रश्न दिख जाए तो क्या करना है सर? ये साइन दिख रहा है ना, इनमें सब में है ना, ये टेन बनाना है मुझे। क्या बनाना है लाडले? टेन बनाना। तो सब में आप है ना किसका भाग दे दो? कोस का भाग दे दो। इसमें कोस का भाग दे दो, 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 सब के अंदर कोस का भाग दे दो। तो ये क्या बनेगा सर? देखो साइन बटा कोस, तो ये हो जाएगा 18 टेन थीटा। ये हो जाएगा 18 टेन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 टेन थीटा। साइन बट्टा कोस होता है टेन थीटा, साइन बट्टा कोस होता है क्या? टेन थीटा। कोस में कोस का भाग देंगे तो सर ये प्लस का आ जाएगा 11। मान रख दो यहाँ पे टेन का मान है 5/9। तो बोलोगे सर 18 इंटू 5/9, क्लियर है? और माइनस कितना है सर? 7 है। आप बोलोगे कि सर 9 इंटू ये भी कितना है सर? 5/9 है, और सर ये कितना आ जाएगा? प्लस 11 आ जाएगा। काट लीजिए, 9 दूनी कितना हो गया? 18, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया, कितना आ गया सर? 3 आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे 9 से 9 कट गया सर, 11 और 5 कितना आ गया? 16। तो आंसर आपका निकल कर आएगा 3/16। कितना आंसर आ जाएगा सर? 3/16 आ जाएगा। विशेषकर वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना लाडले, क्या है? वेरी इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न आ गया तो टाइम की बचत हम कोस का भाग देकर ही टाइम की बचत कर सकते हैं। क्लियर है? बोलोगे यस सर। हाँ लाडले, आ गया, डेट आ गई है, ठीक है, बोलोगे यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। क्लास थोड़ी सी बढ़ा के टाइम पे करवा देंगे सिलेबस, मस्त लीजिए। आप बोलोगे सर ये किसकी सरव समीका होती है? तो लाडले, आपने पढ़ा होगा कि ये सरव समीका होती है ना, ये होती है a माइनस बी, और आप बोलोगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है? ए बी होता है। ए बी। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन है ना, ये आपका परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 20 आदमी एक कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन से 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। MDHW का वापस प्रश्न आया है। देखो आदमी कितने हैं सर? आदमी 20 है सर। कितने घंटे? 10 घंटे। कितने दिन में सर? 20 दिन में। किस काम को करते हैं? एक काम को करते हैं। आप बोलोगे कि सर 40 आदमी है, कितने घंटे? 4 घंटे काम करके। कितने दिन में समाप्त करेंगे? नहीं पता। तो आप बोलोगे कि सर नीचे क्या मान लो सर? 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। काट दो, 20 दूना कितना हो गया सर? 40 हो गया।
आप बोलोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया सर। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर। गुणा करवा दो कितना आंसर आ जाएगा, 25। कौन सा ऑप्शन सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया भाई, है ना, ये रिपीट हो गया लाडले, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी जस्ट पीछे तो किया था, 20 में खरीदा 25 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 20 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो ये रिपीट हो गया लाडले। आ जाओ 15 और 12% की क्रमिक 2 छूट बते हैं, इसका हमें क्या बताना है, एकल छूट बतानी है कि भाई साहब इसकी एकल छूट क्या होने वाली है। तो देखो एकल छूट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा कितना होता है सर, 100 होता है 100। तो सर x कितना है सर 15, y कितना है सर 12, माइनस 15 इंटू 12 बटा कितना आ गया सर, बटा आ गया 100। अब बोलोगे सर सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करेंगे तो 15 और 12 कितना हो गया सर, 27 हो गया, 27 माइनस इसको गुणा करवाओ, तो गुणा करवाओगे 15 दूनी 30, 180 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 1.8, कितना आएगा सर 1.8। तो 27 में से 1.8 घटाओ, 27 में से 1.8 घटाओगे ना तो लाडले 25.2 आएगा, कितना आएगा सर 25.2 आएगा। ये आपका HW है, ये लाडले क्या है आपका HW है जो आपको करना है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, टाइम की बचत करनी है, लंबा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि जितना जल्दी पेपर सोल्व हो सके उतना जल्दी हमें पेपर सोल्व करना है। ठीक है, बोलोगे यस सर, जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम खराब नहीं करना है, जितना पढ़ाया उसको बढ़िया तरीके से रिविजन कर लीजिए, और बाकी चैप्टर आपके आने वाले टाइम में हो जाएंगे। क्लियर है, बोलोगे यस सर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा।